अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखते हैं आप हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक। इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और कुछ NGO के ऐसे लोग भी हम इन्वाइट करते हैं जो कि खिदमत खल्क में अपना अहम किरदार अदा करें। आज हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटीज़ के हवाले से, यानी माजूरी। और वर्ल्ड माजूरी का जो डे मनाया जाता है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है और हर दफ़ा इसका एक थीम रखा जाता है। और इस दफ़ा का जो थीम है, एक जामा और पायदार मुस्तकबिल के लिए माजूर अफराद की क़यादत को बढ़ाना और हमारी कम्युनिटी में माजूर अफराद की सलाहियतों को बढ़ाकर एक रोशन मुस्तकबिल फराम करना है, यानी कि वो एक आम शहरी की तरह इस माशरे में मूव करें। इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ हुसैन सिद्दीकी, जो कि PhD स्कॉलर हैं। इसके साथ साथ लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया से क्लिनिकल डॉक्टरेट में फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेस में PhD किया। अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, मेरे जो अगले गेस्ट हैं शुएब गाजियानी, जिनका ताल्लुक वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन से है। इसके साथ साथ ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से उनका ताल्लुक है और आजकल वो एज अ डायरेक्टर IHRI में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटीज़ के हवाले से। तो बात का आगाज़ करेंगे डॉक्टर आतिफ से। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि बेसिकली डिसेबिलिटीज़ मुख्तलिफ़ अक़साम की होती है और ये जो वर्ल्ड डेज़ मनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के, एक तो इनका मकसद क्या होता है और ये डिसेबिलिटीज़ के बारे में हमें बताइए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना अहम टॉपिक आपने आज के लिए सिलेक्ट किया है। रिसेंटली जो 3 दिसंबर अभी गुजरा है और ये इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी जो है ना करारदादें मौजूद हैं। यूनिसेफ बहुत काम करता है, इसके अलावा UNCHR की बहुत सारी जो है वर्किंग्स हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब जहाँ तक आपका सवाल है कि ये जो मुख्तलिफ डेज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब अगर ना मनाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसे लोगों को अवेयरनेस मीडिया के ज़रिए मिल जाती है। असल में बात ये होती है, जब किसी डे को आप मख्तस कर देते हैं किसी कॉज के साथ, किसी एसोसिएटेड वर्क के साथ या किसी ख़ास शोबा जात के साथ, तो अब उसके साथ जो पूरी दुनिया की कम्युनिटी है वो यकसू हो जाती है, एक पेज पे आ जाती है और एक ही थीम के ऊपर वो अपने मोटिव को लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि इस दफ़ा आपने कायदाना सलाहियत के हवाले से बात की कि माजूर अफराद जो हैं उनके लीडरशिप रोल जो है उसको उजागर करना है और उसके अलावा उनका सोसाइटी में जो रोल है, इंक्लूजन है, उसको आगे लेके चलना है। तो ये हर साल का बाकायदा एक पूरी डिसिप्लिन के साथ, पूरी मीटिंग्स के साथ, पूरी दुनिया के NGOs हैं, इदारे हैं, WHO है और जो लीडिंग जो वर्किंग एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलके ये बाकायदा इस पे वर्किंग होती है। पूरे साल पे देखा जाता है कि जो लास्ट ईयर हमने इसका थीम रखा था उस पर कितना वर्कअप हुआ, क्या टारगेट्स हमने मीट किए, किन चीज़ों की हमें अब ज़रूरत है। तो बेसिकली एक बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो ज़रूरी नहीं मैं डिसेबल पर्सनस के साथ बात करूँ, कोई डायबिटीज़ पे हो, स्ट्रोक पे हो। ये बेसिकली ओवरऑल कारकर्दगी का जायज़ा होता है और अगले आने वाले लाएहमल का मुरतब करना होता है कि अब हमने किन डायरेक्शंस में मूव करना है। तो उसी हवाले से हम देखते हैं कि तमाम इदारे जो होते हैं वो काम करते हैं, उसको अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बल्कि अब बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में अब देखा जाए तो डिसेबिलिटी, जिसको हम अब डिसेबिलिटी कह रहे हैं, बेसिकली इसका नाम भी अब चेंज थोड़ा सा होने जा रहा है। अब हम डिसेबल नहीं कहते, हम कहते हैं डिफरेंटली एबल पर्सन। अच्छा, गुड। कि अब बजाय इसके हम किसी को कहें आप तो डिसेबल हैं, वो पहले से कहते हैं जी मैं तो जाहिर सी माजूर बात कह है, दिया, फ्रस्ट्रेटेड फील फील होगा। करेगा। हाँ, अब उसका नाम बड़ा मायूम समझा जाता है। आप किसी को आप डिसेबल कहें, हम कहते हैं नो, दे आर बेसिकली डिफरेंटली एबल पर्सन। उसकी ओके, खसूसियात सलाहियतें मुझसे सही मुख्तलिफ बात। हैं, आपसे मुख्तलिफ हैं। हो सकता है एक चीज़ में वो लैक कर रहा हो लेकिन 10 चीज़ों में हमसे बहुत आगे हो। डेफिनेटली ऐसा होता है, और तो ये एक बड़ा अच्छा क्योंकि अच्छा अल्लाह इसका ताला जिन सलाहियतों को अगर कहीं कमी होती है तो अल्लाह ताला दूसरी सलाहियतें बढ़ा दूसरे देता लाइन है। से दे देता ठीक है। है, ठीक है। बिल्कुल नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं डिसेबिलिटीज़ के हवाले से, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें जिस्म अता किया है, इसके तमाम ऑर्गन्स और तमाम अज़ा, स्पेशली हमारा स्केलेटन अगर सही है, मुकम्मल है, सेहतमंद कहलाते हैं हम। और अगर किसी भी पैदाइशी वजह से या किसी एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से कोई भी शख्स, कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, अपनी जिस्म का कोई अज़ा लॉस कर जाता है, यानी कोई डिसेबिलिटी पैदा हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता कि आया डॉक्टर से तो ट्रीट कराना ही है। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि ऐसे लोगों के लिए एक छत का काम कर रहे हैं और उन लोगों को पूरी इलाज मुआलजे की सहूलियात के साथ साथ एक घर भी फ्राहम करते हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शुएब गाजियानी साहब। पहले सो उनका तारुफ हम उनकी ज़बानी सुनते हैं। जी शुएब साहब, आपके आमद का बहुत शुक्रिया। मुझे अपने बारे में खुद बताइए प्लीज़। मैम, हम लोग काम कर रहे हैं स्पेशल बच्चों पर 2018 से,
और बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है, एक जो रुझान पाया जाता है कि स्पेशल बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, इस रुझान को ख़त्म करना है। सही। और प्रैक्टिकली इन बच्चों को, कुछ बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, कुछ को मैनेज कर सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, स्पेशल बच्चा पैदा होता है, तो क्यों पैदा होता है इस पे भी गौर करना चाहिए। हम लोग अगर मेहनत करें सब मिलकर माओं के ऊपर, जी बिल्कुल। तो 30% सीपी बच्चों को हम बचा सकते हैं पैदा होने से। यानी कि ये मतलब नहीं है कि बच्चे पैदा होंगे, सीपी नहीं होंगे। सही। एक तो ये, दूसरा थोड़ी सी हम तवज्जो दें तो जो पैदाइश के जो प्री मेच्योर्ड बच्चे पैदा होते हैं उनकी तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए तो उनमें 100 बच्चे अगर पैदा होंगे ना, तो 10 बच्चों में आंखों का मसला होता है, जिसको रेटिना प्रॉब्लम कहते हैं। सही। रेटिनापैथी कहलाती है, रेटिनोपैथी। रेटिनापैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। सही। उन बच्चों को अगर उसी वक्त डायग्नोज कर लिया जाए पैदाइश के 1 महीने के अंदर, सही। तो उनको नाबीनापन से बचा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कराची में डॉक्टर इदरीस ज़ैदी के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया है। अच्छा। और अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल मोइन साहब और तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे साथ शामिल हुए हैं। और MMI इस पे काम कर रहा है। और इंशाल्लाह ताला मशीनरी आ जाएगी तो वो बच्चे जो प्री मेच्योरिटी की वजह से अंधेपन का शिकार है, उनका ये काम सर्जरी या जो भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए हमने ये बड़ी जब मेहनत। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा देखें, या पेशेंट को पे करना होगा? दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती, सही, बिल्कुल। कोई देता है। क्योंकि हम ये बात इसलिए करते हैं कि आया जब लोग आपके पास आए तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनको कुछ हद तक पे जरूर करना है। देखिए, जो पे कर सकता है कुछ हद तक, कोई पूरा दे, कोई कुछ ना दे, ये सब मिलाकर एक मिक्सचर बनता है। Yes, yes, right. जिसको हम, जो सोसाइटी में जो यही होता है, एक पे करने वाला, एक पे नहीं करने वाला, बाकी सब इसके बीच में है। तो मैं इस बात पे एग्री है कि जो भी आएगा एक पूरी जिंदगी तब्दील करने वाली चीज है, तो इस पर काम करने के हकीकत है, लिए बिल्कुल। तैयार है। कुतियाना हॉस्पिटल, खैरुन्निसा हॉस्पिटल, अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल, बाटवा हॉस्पिटल और कई दूसरे हॉस्पिटल हमारे साथ ज्वाइन है। अच्छा, ये जो आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये जो आपका वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन से, तो क्या ये इनके नहीं, साथ कनेक्टेड है? वो अलग है। product है। अच्छा, ये ओके। सब हॉस्पिटल इन बच्चों की, प्री मेच्योर बच्चों की आरओपी यानी कि आंखों का जो मसला है ना, उसको स्क्रीन करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन आसान नहीं है। सही। पाकिस्तान में ना होने जैसे ऑपरेशन होते हैं, जी जी। तो इसका ऑपरेशन आसान है। डॉक्टर इदरीस ज़ैदी ने जिम्मेदारी ली है, तो मिलजुल कर सबके साथ काम करके यहाँ पे इस रुझान को बढ़ाएंगे ताकि ये काम खत्म हो। बुनियादी बात यह है कि हमने जो सीखा है कि इन बच्चों को हम ट्रीट ना से मैनेज तो कर सकते हैं। जी जी। हमारे पास कई बच्चे ऐसे आए हैं जिनको जब आए तो माँ की गोद में थे, बैठ नहीं पा रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, देखिए मैंने आपके तारुफ में मुख्तलिफ फेडरेशन का जिक्र किया, तो ये मेडिकल के अलावा किन किन शोबों में काम करते हैं आपकी जो ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन? ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मेमन फेडरेशन और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, ये वेलफेयर और मेमन बेस्ड है। अच्छा। हमारा IHR इदारा ह्यूमन बेस्ड है। अच्छा, यानी कि इस इदारे के अंदर कोई आ गया मुसलमान नॉन मुसलमान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही बात है। इंसानों और इसका ट्रीटमेंट करना है। हमारा बल्दिया सेंटर सबसे बड़ा सेंटर हकीकत है। है, दीन मजहब बाद में आता है, पहले इंसानियत है कि आप किसी की मदद करें। हमारे पास बल्दिया सेंटर है, बल्दिया में शहीदाबाद में अस्सलाम हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पर हमारे पास तकरीबन आज 800 के करीब बच्चे हो गए हैं, स्पेशल अच्छा, बच्चे। गुड। मेडिसिन फ्री, लेबोरेटरी फ्री, सर्जरी फ्री, सही। और हर चीज़ दे रहे हैं। इवन ये कि उनको कुछ को राशन भी दे रहे हैं। अच्छा, गुड। चलिए शेख गाजिन साहब, कंटिन्यू आपसे जानते रहेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम। डॉक्टर आतिफ, आपकी तरफ आऊँगी। मुझे एक बात बताइए कि जहाँ जिस तरह भी शेख गाजिनी साहब ने बात की कि हमें पहले इस चीज़ को देखना है कि आया माँ की सेहत कैसी है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को कौन सी डिफिशेंसीज या बहुत ज़्यादा कौन सी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं, लाइक फूड के हिसाब से या वाइटामिन के हिसाब से, किसी भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के किसी भी बच्चे में डिसेबिलिटीज़ आने के खतरात हो जाते हैं? लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है ना, जैसे शेफ साहब ने बात की कि अगर जो है बच्चा जो है जिस वक्त पैदाइश उसकी नहीं हुई है, एंटीनेटल पीरियड चल रहा है, उसका नेटल पीरियड चल रहा है, तो उस वक्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि माँ का जो फॉलोअप है वो गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपरली हो। डेफिनेटली अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात। एक्सेस गायनेकोलॉजिस्ट तक है तो हमारे पास दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं जो लीस्ट फैसिलिटीज पे भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम कर रहे होते हैं। और जैसा कि शेफ साहब ने बात की,
कराची तो समझ लें कि चैरिटी का मरकज़ है। ऐसी है। दुनिया की कौन सी ऐसी चैरिटी है जो पाकिस्तान के इस शहर के अंदर, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, सपोर्ट करने की हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर को अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है कि ऐसा नहीं है कि किसी शख्स के पास अगर पैसे नहीं हैं तो उसको कोई हॉस्पिटल रिफ्यूज़ कर देगा या उसको उसकी तरफ एक्सेस नहीं होगा। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि कहीं ना कहीं एक्सेस मौजूद होता है। अब आपकी बात की डेफिशिएंसीज क्या हो सकती हैं? डेफिशिएंसी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेल न्यूट्रिशन। माँ को जिस वक्त जाहिर सी बात है उस वक्त दो इस वक्त जानें मौजूद होती हैं। अगर माँ जो है उसका हीमोग्लोबिन लेवल शुरू से ही मॉनिटर नहीं किया जा रहा और वो 6-7 के अंडर रह रहा है या खुदा न खासा उससे भी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, तो अब जो ऑफस्प्रिंग है, न्यू बॉर्न होना है, उसकी अपनी कहाँ से जो है वो न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकेगी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार होगा। इसी तरह क्या होता है कि अगर प्रॉपरली अगर गायनोकोलॉजिस्ट से रिव्यू नहीं होता, उसके अल्ट्रासाउंड नहीं होते, माँ की लैब्स जो हैं वो प्रॉपर टाइम पे नहीं होती हैं, हमें क्या पता कि उसको कौन कौन सी और मेल न्यूट्रिशन की वजह से डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। मे बी उसकी HB तो डाउन हुए है ही मौजूद, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि उसको प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, उसको वाइटामिन प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, उसको जो सप्लीमेंट्स दिए जाने चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। फॉलिक एसिड जो है सीवियरली उसको जिस क्वांटिटी के अंदर प्रोवाइड करना था हमने वो उसको टाइमली हम नहीं दे सके। अब उस जो डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर आपकी ज़रा सी, आपकी कह लें या समझ लें सोसाइटी के अंदर ज़रा सी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से समझ लें कि 2 जानें ऑन रिस्क आ जाती हैं। यस राइट। यही वजह है कि हम देखें कि आप हमारे यहाँ अमवात का जो रेशो है, असल में इसमें भी कैटेगरीज कह सकते हैं डॉक्टर साहब। कुछ खवातीन तो बड़ी लापरवाह होती हैं, परवाही नहीं करती कि डॉक्टर साहब से डॉक्टर को भी दिखाना है, और कुछ इतनी ज़्यादा केयरफुल होती हैं कि वो समझती हैं कि बस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी खाना है खाना है खाना है, जबकि नॉर्मल खाना भी काफ़ी है, बहुत खाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं, कुछ डिक्रीज हो जाती है, तो उससे भी डिसेबिलिटीज़ का लेकिन खतरा होता होता है। ये है कि आमतौर पे ज़्यादा खाना आपकी बात सही है कि अगर ओबेसिटी एक्वायर कर Yes, लेता yes, है yes. और वो ओबेसिटी एक्वायर करता है, उसको पता चलता है कि जी उसका अपना वो इंसुलिन जो डायबिटिक प्री डायबिटिक फैक्टर उसके yes. इंक्रीज करते जा रहे हैं, या मिसाल के तौर पे उसका लैक ऑफ वेट की लैक ऑफ वॉक की वजह से उसका अपना फिजिकल फिटनेस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द प्रोफेशनल एज वेल। लेकिन अगर वो शख्स खा रहा है, गलतियाँ उससे हो रही हैं, लेकिन आपके पास चले जाता है बीइंग अ डॉक्टर, किसी और के पास चला जाता है। अब अगर डॉक्टर तो उसको देख के एग्जामिन करेगा, फ़ौरन ही आपको बता देगा जी आपने जो डाइट शेड्यूल रखना है उसको बैलेंस रखना है। आपने सब्जियां कितनी लेनी है, आपने मटन क्या अगर यूज़ करना है या मीट यूज़ करना है या चिकन यूज़ करना है या फ़िश लेनी है, किस टाइम से लेनी है, वॉक कितनी करनी है। क्योंकि ये गलतियाँ उस सूरत में होती हैं जब आपका लैक ऑफ कांटेक्ट हो जाता है मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ। ऐसे ही अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ टाइमली उनका फॉलोअप, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मौजूद है, सेकंड में है, थर्ड में है, और प्रॉपरली उनके अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, एनोमली स्कैन हो रहे हैं टाइमली, अगर कोई डेफिशिएंसी आती है या हम देखते हैं कि कोई वीकनेसेस बॉडी के अंदर जनरेट हो रही हैं, उसको टाइमली एनालाइज कर लिया जाता है। कोई वजह नहीं है कि आने वाला बच्चा खुदा ना खास्ता वो किसी प्रॉब्लम को कम से कम माँ अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करे कि आने वाली औलाद जो सेहतमंद हो। सेहतमंद रहे। ठीक है। और दूसरी बात एक और भी है ना, अब कुछ आ जाते हैं रेयर डिसऑर्डर्स, मिसाल के तौर पे वो जेनेटिक हैं, वो क्रोमोसोमल हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे वो तो किसी का भी कोई हाथ नहीं है, है। तो ठीक वो ठीक तो बिल्कुल हमको बड़ा मुश्किल हो हाँ। जाता है उसको। लेकिन इसको भी चेंज किया जा सकता है एज अ लाइफस्टाइल। जब अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो हम जेनेटिक्स में आने वाली प्रॉब्लम्स से भी बच सकते हैं, बड़ा कंट्रोल कर सकते ठीक है जनाब। नाज़रीन करम, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें एक बड़ी अहम बात बताई कि जब कोई औरत माँ बनने के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती है, यानी कि वो माँ बनने के मकाम पे फायज हो रही होती है, तो उसको ज़रूरी है कि कम से कम अपनी ग़िज़ा के साथ डॉक्टर से कंसल्ट करती रहे, एक गायनाकोलॉजिस्ट से, क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहना इस हवाले से ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाली औलाद सेहतमंद हो, और आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी मेडिकेशन का ख्याल रखें, और उसके साथ साथ कोशिश करें कि डॉक्टर से कंटिन्यू राब्ते में रहें। ये आपकी और आपकी बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में। आज हम डिसेबिलिटीज़ से बात कर रहे हैं, यानी माजूरी, वो चाहे जहनी हो, जिस्मानी हो या नफ्सियाती। ये वो माजूरी होते हैं जो कि बहुत मुश्किल से पता चलती है लोगों को अगर आप पेशेंट के साथ रहते हैं तो। और इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हमारे साथ शुएब गाज़ियानी साहब और डॉक्टर आतिफ। अच्छा शुएब गाज़ियानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे एक बात बताइए कि चूँकि आप डायरेक्टर हैं IHR आई फाउंडेशन के, अब ये फाउंडेशन क्या काम करती है और ये कब से कायम हुई है? ये 2019 में इसका विजन बनाया गया, और इत्तेफाक की बात है इसका विजन शुरू हुआ और कोविड आ गया, तो 2021 में इसको एक्टिव किया। अल्हम्दुलिल्लाह 5 सेंटर इसके हो चुके हैं अभी तक। अच्छा, गुड, माशाल्लाह। क्लिफ्टन, कोरंगी, न्यू एमी जनरल मतलब इस्लामिया कॉलेज और बल्दिया। अच्छा। अब 5वां सेंटर जो अभी कायम हो रहा है वो शू मार्केट गार्डन में कायम हो रहा है, और इंशाल्लाह जनवरी में इसकी ओपनिंग है। अच्छा, हमारे पास बड़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप आओ,
हम आपको ट्रीट करते हैं, आपको गाइडलाइन देंगे और फिर इस गाइडलाइन पे चलना ना चलना आपका काम है। हम अपनी तरफ से सर्विस जो दे सकते हैं देंगे, इसमें हम ये नहीं देखेंगे आप कितना दे सकते हैं। सही, आप नहीं देगा कोई हमें दे देगा, ये मसला नहीं है। यकीनी तौर पे। दूसरा, जब ये डॉक्टर साहब ने कहा कि एक मसला चल रहा है जो अगर इसको बड़ी अच्छे तरीके से इसको बढ़ाया जाए, आप भी इस पर तवज्जो दें और तकरीबन हर अपने प्रोग्राम में आप ख़वातीन को गाइड करें कि जैसे ही लड़की बालिग हो या कम से कम जैसे ही शादी हो, बालिग हो ज़्यादा बेहतर, उसी वक्त जैसे ही शादी हो डेली एक टेबलेट फोलिक एसिड ले। फॉलिक एसिड, राइट। अच्छा, एक टेबलेट की कीमत इस वक्त रिटेल में 1 रुपए की है। बिल्कुल ऐसी, बहुत 30 रुपया महीना। पान का भी मेरे ख्याल में खर्चा ज्यादा होता है। सही बात तो है। अगर ये फोलिक लेगी तो बच्चे में जो डिफिशियंसी के कुछ मसाइल हैं हाँ। वो सोल्व हो जाएंगे। कुछ रेशो तो कम होगा स्पेशल बच्चों में सीपी बनने का। कुछ चीज़ें ऐसी है जेनेटिक है और बाजों का जेनेटिक डिफेक्ट है, जैसे आर्टिस्टिक जेनेटिक डिफेक्ट है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम समझे कुदरत की तरफ से है, लेकिन ज़्यादातर हमारा फॉल्ट है। सही। दाई से बच्चों का पैदा होना, एक ज़माने में दाई हमारे निज़ाम का मरकज़ी हिस्सा थी। बिल्कुल वो आजकल की जो दाई चल रही है उनकी दादी नानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब असल वो में नस्ली सबसे दाई है, ज्यादा मसला, नस्ली दाई है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे ज्यादा मसला क्या है, सामान जो वो यूज कर रही हैं वो अव्वल तो आप लोग नहीं करवाते हैं, स्टेलाइज है नहीं है, मजीद बीमारियों में बच्चा पैदा हो जाए ऑलरेडी, तो इस हवाले से थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है। और बताइए आप क्या बता रहे थे? मैं ये जो कह रहा हूँ ना कि हम लोगों का पहला फोकस ये करना चाहिए कि बच्चे स्पेशल पैदा ना हो। बिल्कुल। और अगर स्पेशल पैदा हो जाए तो उसको फौरी तौर पर ट्रीट किया जाए। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब इसकी तायद करेंगे। जैसे कि क्लब फिट एक कॉमन सी आइटम है। क्लब फिट में पाँव टेढ़े होते हैं, ठीक है, दाएं बाएं होते हैं, ज़्यादा इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। अगर बच्चा पैदा होने के फ़ौरन बाद उसको ट्रीट किया जाए, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। बगैर सर्जरी के वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, स्पेशल शूज से मतलब जितनी कम उम्र हो इतना कम टाइम, मैक्सिमम 2 साल में ये सीधा हो जाएगा पाँव। यानी कि वालिदैन को ज़रूरत है कि हर तरीके से बच्चे को जैसे कहते हैं ना, लुक आफ्टर करें, एग्जामिनेशन करें उसका कि आया हमारा बच्चा सेहतमंद है या नहीं। कि अगर उसका, चलें आपने पाँव की बात करी, जहनी तौर पर डिस्टर्बेंस है, वो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे तो भी वालिदैन ही तवज्जो देंगे तो पता चल सकता नहीं, है। बुनियादी बात ये है। एक और ये एक तो सिंपल इशू बताया जो नजर आ रहा है जी। एक और चीज जो नजर नहीं आ रही। थोड़ी देर पहले जिक्र किया मैंने आरोपी का। बच्चा नाबीना पैदा हो रहा है, यानी कि पैदा होने के बाद ये बात ध्यान रखिएगा कि बच्चे की जो आंखें हैं ना, पैदाइश के 1 माह बाद तक डेवलप होती है। सही। और पैदाइश अगर 35 हफ्ते में हुआ हो कि 32 हफ्ते में हुआ, 1 महीने बाद, जी 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 जी। तो अगर उसको उस वक्त ट्रीट हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ, माँ बाप को पता किस तरह चला बच्चा नाबीना है? पता चलता है तकरीबन 8 माह की उम्र में। इसी तरह बहुत से बच्चे सुनने की सलाहियत से महरूम होते हैं। जी जी जी। 2 साल 3 साल की उम्र में पता चलता है सही। उस वक्त उसको ट्रीट करते हैं, हेयरिंग एड लगाया जाता है और लाजमी तौर पे स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल बिहेवियर थेरेपी करानी पड़ती है। अगर हम इसको OAE एक सिस्टम है, अगर वो तमाम हॉस्पिटल लाजमी कर दे तमाम बच्चों के चेक पे, जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये भी कराची को एक तोहफा देंगे इंशाल्लाह। तो ये बच्चों का अगर कान का चेकअप पैदाइश के 3रे दिन से लेकर 1 महीने की तक उम्र हो गया तो इससे फायदा क्या है? ये बेसिक चेकअप यानी कि मेरे ख्याल से एक लॉ पास होना चाहिए थी कि हर पास मतलब हॉस्पिटल करके दे बच्चों लो को। पास है, पब्लिक फेल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, लो तो हमारे हर चीज का पास हो जाते हैं। दिल्ली में का लॉ मौजूद है, इम्प्लीमेंट Yes, नहीं है। yes, right, बिल्कुल। न्यू नेटल लॉ 2018 में पास हुआ है, बहुत कुछ है इसके अंदर, अमल कहीं नहीं है। सही। हम इसमें बहस ना करें। जी जी जी। बुनियादी बिल्कुल। बात यह है कि अगर हम बच्चों का कान का चेकअप बचपन में कर लेंगे ना, 1 महीने बाद उसको हेयरिंग एड दे देंगे ना, ठीक है। ना स्पीच थेरेपी की जरूरत है ना कुछ और करना। ठीक है, हम इस पे बारे में डिटेल से डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। नाज़रीन हम देखिए, जो शुएब गाज़ियानी साहब ने मुख्तलिफ इदारों के नाम बताएं और हमारा क्लियर इदारों का नाम बताने का मकसद ये है कि जो जिस इलाके में रहता है उसके करीब में जो ये इदारे मौजूद हैं, अगर आपका बच्चा या कोई जानने वाला कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार है, इन इदारों से रब्ता कीजिए, ये किसी नेमत से कम नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ बात हुई अभी हेयरिंग इम्पेयर्ड प्रॉब्लम्स की, यानी कि डेफ एंड डम्ब बच्चे जो पैदा होते हैं, एक तो उनके पैदा होने की वजूहात पे हमने बात कर ली, तो ये अलामात बचपन से कैसा पता चलती हैं और इसका वजूहात के साथ ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? इसमें जैसे बात की ना, फॉलिक एसिड वाकई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं इनकी बात की तायद करूँगा। सिर्फ इसमें मैं ये करता चलूँगा कि शुएब साहब ने तो बिल्कुल माशाल्लाह उस हवाले से पूरे ही गाइड कर दिया। अगर ये हमारे जो सिस्टम है ना, उसमें हम अपनी ग़िज़ाएँ प्रॉपर कर लें ना,
कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसमें अल्लाह ताला ने ये नेमतें नहीं रखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना, आप चुकंदर से लेके शलजम से लेके आपके मुख्तलिफ आइटम्स ऐसे हैं, कहाँ नहीं आपको ये चीज़ें मिल रही हैं जाके। तो होता सिर्फ पता है कि हम जब जाते हैं पिक एंड चूज़ पे कि जी मैंने तो सिर्फ ये चीज़ खानी है। ख़ास तौर पे हमारी जो बहनें हैं उनको थोड़ा सा जो ना, माएँ तो बेचारी कोशिश करती हैं, बच्चों के अंदर ही बड़ा फैक्टर आ गया है कि हम जो है ना वो अपनी पसंद की चीज़ें फास्ट फूड्स ले रहे हैं, या किसी ने चिप्स खाने हैं, या जितनी किसी ज़्यादा ने हमें फैसिलिटीज़ जितनी मुहैया होती जा रही हैं, हमारी सेहतें इतनी ख़राब होती जा रही है। अब ऐसा अगर नहीं है? हम बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि कोई बहुत ही इलीट क्लास का मसला है या बहुत ही पुअर क्लास का मसला है। हमने अपनी चीज़ों को अपनी ख्वाहिशात पे ले गए, अपनी जिस्म की ज़रूरियात के हिसाब से हमें फ़िक्र नहीं है कि जी मुझे दूध कब पीना है, चले दूध अवेलेबल नहीं है तो कोई दालों के अंदर वो चीज़ हमें मिल सकती है, उसमें नहीं मिलता है तो सब्ज़ी के अंदर मिल सकती है। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा फ्रूट्स हमेशा इतने महंगे होते हैं। आप देखें आजकल का वेदर है, फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ बड़ी वाफिर मकदार में आती हैं। शुएब साहब भी विज़िट करते होंगे मार्केट्स को, देखते होंगे कि वो जो बनानाज हैं, या हम देखते हैं कि हमें कहीं से कुछ और फ्रूट्स चाहिए, वो शायद इतने कॉस्टली हुआ करते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो 50 रुपीज़ पर डज़न मिल रहे होते हैं, 100 रुपीज़ पर डज़न मिल रहे होते हैं, जो कि हर शख्स की रीच में है। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे कि हमें इलाज बिल ग़िज़ा की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी अपने मलहूज़े खातिर रखना है। हाँ, डेफिनेटली अगर हम इसमें फेलियर में जाते हैं, जैसे इन्होंने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, फेलियर में जाते हैं तो बहुत सस्ते इलाज भी मौजूद हैं, लेकिन इदराक जब तक इस बात का नहीं होगा कि हमें जो बेसिकली हमारी बहनें हैं, हमारी जो मुस्तक़बिल में उन्हें ज़ाहिर-सी शादियाँ उनकी होनी है, सारा कुछ होना है, ठीक है आपने थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं किया, आप नहीं उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन एटलीस्ट आप इस कॉन्सेप्ट पे तो रहें कि अगर वो हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी ऑफस्प्रिंग आएंगे, हेल्दी बॉडी नहीं होगी तो डेफिनेट बात है कि हॉस्पिटल्स भी कहाँ तक आपको फेवर कर सकते हैं। तो अब जैसा आपने बात की हेयरिंग इम्पेयरमेंट के हवाले से, शुएब साहब ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी एक तो पॉजिटिव एजेंट इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर उनको आप जब तक एड्रेस नहीं करते। अब अगर बिलफर्ज मिसाल के तौर पर बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद जिस तरह हम एबगार स्किल टेस्ट करते हैं, भाई पे चेक कर लिया, उसकी हमने विजन देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, रिफ्लेक्सेस देख ली, उसकी मोटर ग्रिप देख ली, उसकी हमने चेस्ट चेक कर लिया, लेकिन बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं जो स्टिल उसके अंदर अभी तक आप अनरिवील नहीं कर पाते, आप नहीं कैच कर पाते कि जी इसको जो हेयरिंग का या जो इसकी आइज़ हैं, हमने सब कुछ तो चेक कर लिया, उसका विजन भी देख लिया, एक्यूटी भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, और हमने देखे रेटिना को भी अच्छी तरह चेक कर लिया, लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो ये बात ज़रूरी है कि उसकी स्क्रीनिंग का मेकानिज़म एटलीस्ट अच्छे खासे हॉस्पिटल्स के अंदर होना चाहिए। जैसे इन्होंने बात आगे बढ़ाई कि हम इस मैकेनिज़्म को आगे लेके जा रहे हैं, अगर ये मैकेनिज़्म आगे बढ़ता है तो यकीन करें जो हम विजुअल इम्पेयरमेंट है जिसका इन्होंने अभी जिक्र किया, और हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, हम इसको ख़त्म खुदा न खास्ता, हमें इतनी सलाहियत नहीं है, ये तो रब की तरफ से है, रब ही इंशाल्लाह रास्ते आगे हमारा खोलेंगे, लेकिन जो इंसान के हाथ में वो तो कंट्रोल किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पर कोई बच्चा जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ आ गया, यकीन कीजिए हेयरिंग एड तो बिल्कुल एक फैक्टर है, लेकिन अब तो कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज मौजूद हैं। अच्छा, कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की तो बात बाद में कि पहले ये बताएं कि पेरेंट्स को कैसे पता चलता है, किन अलामात के साथ पता चलता है कि आया बच्चा सही सुन रहा है या नहीं? देखें टेक्निकली तो पेरेंट्स बहुत मुश्किल होता है कि जज कर पाएँ, लेकिन जो देखिए ना, जो आपके पास पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चे को, डेफिनेटली उन्होंने कुछ महसूस किया होता है तभी लाते हैं ना। लेकिन लाते बहुत लेट हैं वो। हाँ, यही वजह है। होता ये है कि जैसे इन्होंने बात की ना, टेक्निकली 2-3 साल गुजर चुके होते हैं, इवन दो के सीनियर पेरेंट्स जो होते हैं जिनके दूसरा तीसरा चौथा बच्चा होता है, उनसे जब पूछते हैं कहते हैं हमें लगा तो ऐसा था कि ये नहीं सुनता है। शुएब साहब मुस्कुरा रहे, लगता है कोई बात है इनके पास, शुएब साहब जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन समझ में नहीं आया। अच्छा, जबकि अगर आप ये चेक करें कि अगर वो पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं और अपनी इस कंप्लेन का इजहार करें तो हमारे पास ट्यूनिंग फॉक्स मौजूद हैं, हमारे पास स्टार्टल रिफ्लेक्स हम चेक कर सकते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ साउंड्स देके उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। और जहाँ का आपने कोक्लियर इम्प्लांट की बात की, टू मच कॉस्टली। अच्छा, 30-40 लाख का आराम से खर्चा है। इससे पहले हम आते हैं मिसाल के तौर पे किसी बच्चे में हमें आइडेंटिफाई, किसी पीडियाट्रिशियन को लगा कि जी इसका जो है हेयरिंग इशू डेवलप हो गया है या इसका वेस्टिबुलर अपरेटस डेवलप नहीं है, सही सिंपल सा हमारे पास टेस्ट होता है, बेरा टेस्ट हम कराते हैं। शुएब साहब के पास भी यकीन कहीं ना कहीं फैसिलिटी होगी, टेस्ट कराते हैं, आपको क्लियर कट अंदाज़ा हो जाता है जाके जी कहाँ जाके हम स्टैंड कर रहे हैं। अब जाते हैं मिसाल के तौर पे उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, जैसे आपने बात की कॉकलियर इम्प्लांट बहुत महंगा है। कॉकलियर इम्प्लांट के लिए आइडियल ये होता है कि 5 साल के अंदर अंदर प्रोसीजर उसका हो जाए। ज़रूरी नहीं हर बच्चा उस पर फिट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का हो सकता है। यकीन कीजिए चैरिटी की बात हो रही थी, हमारे इंडस हॉस्पिटल पेश है, बहरिया टाउन ने पता नहीं कितनी सर्जरीज कराई हैं, इसके अलावा यकीनन इनके इदारे में MMI के अंदर पता नहीं कितनी सर्जरीज हुई हैं, डाव को पता नहीं कितने लोगों ने डोनेट किया, वहाँ सर्जरीज हुई हैं।
ऐसा नहीं है कि रास्ता मौजूद नहीं, लेकिन थोड़ी सी जहमत तो लोगों करनी को पड़ेगी। अवेयरनेस की भी जरूरत है हाँ, ना। देखें, awareness की अब ज़रूरत एक है। उठाते हैं और यूट्यूब और ठक 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 उसमें सारी मालूमात ले ली, लेकिन जो आपका कंसल्टेंट आपको एडवाइस करेगा वो यूट्यूब वाला नहीं कर सकता। बिल्कुल सही शिव बात। साहब, आप मुझे बताइए कि कोई बहुत सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, और मतलब बच्चों की तालीम भी, मेडिकेशंस भी, फला फला, ये सब फंडिंग यानी मतलब इन सबका फंड्स का कैसे क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं सारा? फंड्स की बात कर रही हैं आप। जी, जी। फंड अल्लाह का काम है, बंदे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। कई बार ऐसा हुआ है, हम सोच रहे हैं इसका क्या करें। अभी हाल ही में अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल में हमने 8 ऑपरेशन का सेटअप सोचा, और अल मुस्तफ़ा से बात की, मोइन साहब से, और सोच रहे हैं एक डोनर आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया। बेशक, अल्लाह ताला ज़ाहिर अभी सी एक बात है, रास्ते अहम बनाता बात है। में इनकी हाँ। एक बात जो कर रहे थे डेफ के लिए, तो हम लोगों का बात औकात है ना, बात औकात क्या, अगर सही कुरान शरीफ की तरफ जाए ना, बहुत कुछ गाइडलाइन है। कुरान शरीफ में एक आयत है, उसका तर्जुमा, तुम बहरे लोगों को सुना नहीं सकते अगर वो पीठ फेरे हुए हो। अच्छा। वोट अ गाइडलाइन, क्या शानदार गाइडलाइन है। बेशक। यानी कि बहरा, ये जो मैं बता रहा हूँ हमने प्रैक्टिकल देखा है। माँ कहती है मेरा बच्चा सुनता है, माँ बच्चों को पुकारती है, बच्चा जवाब दे रहा है, बाप पुकारता है, बच्चा जवाब दे रहा है। मैंने कहा कि ऐसा ही है जैसे हम इंग्लिश फिल्म देखते हैं, समझ में तो कुछ आता नहीं है, एक्शन से हम समझते हो क्या रहा है। तो कल्चर हमारे कराची का है। बच्चा माँ के, चूंकि माँ और बाप को बचपन से देखता आ रहा है, इनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ लेता है वो। सही। माँ समझती है। 5-6 साल के बच्चे आ गए। फिर हमने उनको प्रैक्टिकल करके बताया, मेरी आवाज़ हाई टोन है, मैं कहता हूँ आप माँ बाप को कहता आवाज़ दो, पीट फिर बच्चा जवाब नहीं दे रहा। मैंने अपने हाई टोन पर आवाज़ दी, बच्चा जवाब नहीं दे रहा। तो मुझे कुरान की आयत याद आ गई कि ये डेफ बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन दी गई है। बच्चा अगर आपकी तरफ मुख रुख है तो आपकी लिप मूवमेंट समझता है, स्टडी कर लेता है। कुदरत ने जैसे कभी जिक्र होता है डिफरेंटली एबल, तो अल्लाह ताला उनको ये सलाह दे देता है कि लिप मूवमेंट समझ लेता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो माए को ये समझाना पड़ता है कि ये लिप मूवमेंट समझ रहा है। देखिए, जो आपने बात की कुरान के हवाले से, डेफिनेटली ये हमारे लिए हिदायत है। जो आपने मेडिकली अपनी होते ना, एक बात में कई मतलब निकलते हैं, और जो आपने बात की कि जो बहरे हैं वो सुनते नहीं, पीठ फेर लेते, तो ये इस हवाले से नहीं है कि जो लोग हिदायत नहीं चाहते पाना? नहीं, वो बाकायदा एक मतलब एक एग्जांपल दी जा रही है। डेफिनेटली आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल निकाल मल्टीपल रहे हैं। लेवल है। हाँ, जी, और जी, जब जी। भी एग्जांपल हो जाती है, एक होती है तफहीम, जी, जी, एक होता है जी, तर्जुमा। यस, यस, मैं ऐसा तर्जुमे ही। के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये जब कहा जाता है कि बहरे को आप पुकारो, वो जो पीठ फेरे हुए को जवाब नहीं जब वो देंगे, सुनेगा ही नहीं तो जवाब ही कहाँ से देगा? बिल्कुल वो ऐसे सुन ही नहीं रहा। लेकिन हाँ। एक इसमें जो बात कमाल की है ना, हाँ। जब आपकी तरफ रुक किए हुए है तो जवाब दो, आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नोट जवाब ना समझे, हाँ। रिस्पॉन्स कर रहा है। वो फील तो करेगा ना कि कुछ बोला जी, है, कुछ जैसा हमें movement नजर आ रही लिपसिंग है। हुई है, डेफिनेटली। movement नजर आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चूंकि बात करें आई विजन के हवाले से, हमें शोएब गाज़ी साहब ने बड़ी क्लियर बात बताई। ये तो इस हवाले से बताएं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इसमें कौन कौन सी आती हैं और इनकी क्या वजूहत होती है? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता चलूँ। हाँ जी। ये जो टेक्निक है, ये वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज टेक्निक है। ये इसको लिप रीडिंग या स्पीच रीडिंग कहते हैं। अच्छा। ठीक है ना। इसमें ओरल मोटर फंक्शंस जो होते हैं बच्चे के, वो डेवलप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम जब बच्चों के तो बच्चा जो आपकी लिपसिंग देख के क्या ट्राई करता है जवाब देने वो की? आप उसको सिखाना पड़ता है। अच्छा। मिसाल है, ये ग्लास पड़ा है, जैसे सामने मेरे खड़े हैं, मैं इसको कुछ दिन ट्रेनिंग दूंगा, पानी, अच्छा, वो फील कर लेगा। अंडरस्टैंड कि उसके होंठ नीचे गए, 4 दफा उसको ये एक्शन किया गया, वो सामने, उसके सामने वो ऑब्जेक्ट रख दिया गया, पानी रख दिया गया। अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द लिप्स, कंसंट्रेट feel the टुवर्ड्स object. दिस पर्टिकुलर थिंग। यस, यस। इस तरह क्या होता है जिंदगी में, ये कहलाता है टोटल कम्युनिकेशन। साइन लैंग्वेज इज समथिंग एल्स। साइन में तो डेफिनेट बात है, मैं ये करूं, हाँ। ये भी एक टोटल कम्युनिकेशन है। मैं अगर लिप्स के थ्रू करूं, ये भी टोटल कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये कि अगर सिर्फ उसको साइन सिखा देते हैं कि भाई 1 2 3 4, हो सकता है आम जगहों पे, ऐसी जगह पे जाए, वो ट्राइबल एरियाज में चला जाए जहाँ पे लोगों को इतनी ना आती हो। मैं अभी मलेशिया में था, एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं एक जगह शॉपिंग करने गया, एक खातून, मलेशियन खातून थी, उनकी शादी शायद यहाँ पे कोई किसी पाकिस्तानी से हुई थी, एंड ही बिलोंग्स टू ट्राइबल एरिया। वो कहने लगी मैं वहाँ गई, मुझे कुछ पेट में प्रॉब्लम हुई, मैं हॉस्पिटल गई, तो मैं उनसे कह रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, और वो उन्होंने लैंग्वेज प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं पा ओके, रहे हैं। आखिर वो कहते हैं भूख, मैं कहता हूँ पता नहीं क्या कह रहे हैं, आई एम हंग्री, भूख। कह रहे हैं 2 दिन उन्होंने मुझे नहीं खिलाया पिलाया कुछ। मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, हॉस्पिटल जाके, मुझे जाहिर सी बात है मेडिकल स्टाफ था, उनको मैंने बताया इशारों की जबान दुनिया की हर जबान समझ लेती है। सही बात है। कह रही पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। मैंने कहा भाई तुम पता नहीं कहाँ चले गए होगे। तो बात में ये बता रहा था आपको कि टोटल कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे अगर आप जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है। अब आपने बात की नेक्स्ट जो है वो
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इस किस्म से मामलात होते हैं कि कुछ बच्चे तो हम स्लो लर्नर, जैसे आईक्यू का बड़ा इसमें रोल है। नॉर्मल आईक्यू लाई करता है 90 to 110। अब उससे अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो हम उसे बॉर्डर लाइन कहते हैं, ठीक है, 79-80 तक अगर है। उससे अगर और नीचे 70 से नीचे जाते हैं तो हम इसे कहते हैं माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। 55 से नीचे जाते हैं फिर हम उसे मॉडरेट में ले जाते हैं। 40 से नीचे ले जाते हैं फिर उसको जो हम कहते हैं कि सीवियर की तरफ जा रहा है, ठीक है। 25 से और नीचे होता है तो हम कहते हैं प्रोफाउंड में जा रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कोई बच्चा जो है जो बॉर्डर लाइन है, उनको तो ट्रेनिंग के ज़रिए आप नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में ले जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता है और वो बड़े आराम से जाके एडजस्टमेंट हो जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती जाके, जहाँ सीवियरिटी में चला जाता है मामला, ठीक है। मॉडरेट से सीवियर के दरमियान लाई कर रहे होते हैं या प्रोफाउंड लेवल के बच्चे होते हैं जो अपने मुख्तलिफ नीड्स के बारे में बता भी नहीं सकते, नर्सिंग केयर पे इवन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि शुएब साहब ने बात की सेरेब्रल पाल्सी की। अब अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम है। नाज़रीन, आज हम बात करें डिसेबिलिटीज़ के हवाले से, चाहे वो जहनी है, जिस्मानी है या नफ्सियाती। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में और डॉक्टर आतिफ हमें जिस हवाले से बात कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर। हम बात कर रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी पे। सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली इसका सादा अल्फाज में मिनिमल ब्रेन डैमेज, एक स्टैटिक प्रॉब्लम है। यानी अगर जिस वक्त जिस जगह ब्रेन के हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, वो स्टैटिकली उसने अपना फंक्शन जो है इम्पेयर कर दिया। सही। अब वो किस्मत है हमारी या हमारे उस बच्चे की कि वो एरिया बड़ा था, छोटा था, राइट पे था, लेफ्ट पे था। जो एरिया भी मुतासिर होगा, अगर वो ज़्यादा स्प्रेडेड होगा तो वो बच्चा, अच्छा सीपी में होता है क्या है, ये बेसिकली सेंसरी मोटर डिसऑर्डर है। ज़रूरी नहीं है कि हर सेरेब्रल पाल्सी बच्चा जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो। अच्छा। कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हो सकते हैं, हाँ। कुछ इवन हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ भी हो सकते हैं। कुछ सिर्फ क्या होगा, उनका बॉडी के फंक्शन आउट हो सकते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी है, जैसे फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकती है, किसी को स्पास्टिक हो सकती है, कोई एथिटॉइड हो सकता है, ठीक है ना, किसी को एटेक्सिया हो सकता है, वॉक के अंदर डिस्टर्बेंस आ सकती है। लेकिन नॉट नेसेसरी कि हर किसी के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो। लेकिन फर्दर डिसऑर्डर्स के अंदर जैसे हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बाज़ दफ़ा बच्चों के साथ लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, बाद बच्चों के साथ न्यूरोलॉजिक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ आ जाते हैं, जैसे ऑटिज्म है हमारे पास। कुछ बच्चों के साथ हम देखते हैं कि जी बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है मसला, लेकिन ये है कि सारे मामलात भी ठीक हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि जी वो एट द टाइम ऑफ द बर्थ के सारे मामलात ठीक थे, लेकिन बच्चे को सही असेस नहीं किया गया। लेकिन इसके फीचर्स जो मंगोल फीचर्स हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा माथा ब्रॉड है, कुछ फीचर्स में मामलात हैं, टंग उसकी जो है। अच्छा, ये माएँ जो माथा बिठाना है, सर ठीक करना है, इस चक्कर में तो नहीं डिसेबिलिटीज का शिकार कर देती बच्चों को? उनसे गलती होती, उसमें तो नहीं होता, बच्चे की मिस हैंडलिंग से जरूर होता है। मिसाल के तौर पे बच्चा जो है उसको ज्यादा आपने कस दिया चीजों के अंदर, ठीक है, आपके हाथ से गिर गया, ठीक है, उसके सर पे चोट लग गई, या इनकेफ्लाइटिस उसको हो गया, बच्चे को अर्ली एज के अंदर हाई ग्रेड फीवर हो गया, दिमाग पे हाई ग्रेड फीवर की वजह से इम्पैक्ट आ गया। तो ये बहुत छोटे छोटे बाहर देखने के कॉजेज हैं कि फीवर हुआ था, वो दिमाग पे चढ़ गया। अब दिमाग पे जब चढ़ा है 1 मिनट में तो नहीं चढ़ गया ना, आपने इसका मतलब 2, 3, 4 दिन उसको कहीं ना कहीं खुद ना खुद इंटरवेंशन। तो माओ को सेल्फ मेडिकेशन स्पेशली एंटीबायोटिक से नहीं करना चाहिए। और दूसरा खास तौर पे इतने छोटे बच्चों पे तो आप मशवरों से गुरेज करें, क्योंकि उस बच्चे की नानी दादी के और मासियों के और कजन्स के मशवरों से। नानी दादियाँ भी बहुत से मशवरे उनके बड़े अच्छे होते हैं। नहीं मशवरे नहीं, मेडिकल एडवाइसेस। हाँ, मशवरे उनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिजीज का मामला आ गया है, हाई ग्रेड फीवर में जा रहा है, आप टोटका अप्लाई करेंगे, नहीं उसने काम किया तो बच्चा तो इतना नाजुक है डॉक्टर साहब के, वो तो उसको थोड़ी देर के लिए आपने ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो तो समझ लें कि बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए शिव गाज़नी साहब, क्योंकि आप डिफरेंट फील्ड्स में भी काम कर रहे हैं, जो आपके जो डिसेबल्स पर्सनस को लोग जो है लुक आफ्टर करते हैं, आपके पास कितना स्टाफ है, कौन कौन से फील्ड के डॉक्टर मौजूद है आपके पास? हमारे पास तमाम थेरेपिस्ट के स्टाफ मौजूद है। 19 के करीब हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट हैं, 8 से 10 साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है। लेकिन मैं जो बात करूँगा थोड़ी सी इनकी बात को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। जी जी। अभी उन्होंने जिक्र किया कि बच्चों का जो मसला होता है सीपी में, वो ज़ाहिर बात है ब्रेन से कनेक्शन टूट जाता है। अभी हमने डॉक्टर रमन के साथ काम किया, डॉक्टर रमन कुमार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है। जी जी। हम लोगों ने अभी तक 15 बच्चों पर बोटॉक्स अप्लाई किया है। अच्छा 15 बच्चों में से 14 बच्चे जो चल नहीं रहे थे आज चल रहे हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट अच्छा है? जी हाँ। नहीं, हर बच्चे के लिए नहीं है। वो डॉक्टर साहब भी बताते हैं कि जिनके प्रॉब्लम जो ज़्यादा बेहतर तो वही गाइड कर सकते हैं। हमने देखा कि उन्होंने कहा कि इनको बोटॉक्स लगाओ, हमने बोटॉक्स लगाया। अच्छा। महंगी इंजेक्शन है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि वो बच्चे 1 साल की मेहनत के बाद चल पड़े।
अच्छा, बेहतरीन, माशाल्लाह, तो जबरदस्त। ये भी है, लेकिन सब ये रिपीट कर रहा हूँ, सबके लिए अप्लाई नहीं करता। एज लिमिट और कई और लिमिटेशन है। बिल्कुल, शेफ साहब की बात बिल्कुल सही है। होता है पता है क्या, जहाँ स्पास्टिक मसल्स होते हैं ना, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते किसी थेरेपी से, बोटॉक्स का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ओह, अच्छा। अगर उसके साथ कंबाइन कर ली जाए तो कुछ बच्चों के अंदर आपको ड्रामेटिकली जो है ना रिजल्ट बड़े अच्छे मिलते हैं। ये अच्छा, absolutely right। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की कि किसी बच्चे के हवाले से अगर कोई भी डिसेबिलिटीज है, उसके सिबलिंग्स हैं, उसके फादर मदर हैं, तो उनको भी तो ट्रीट करने की ज़रूरत होती है कि आया बच्चे को घर जाना है या आपके पास वो सिटीजन्स मतलब रहते हैं सारे, क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए, उमूमी तौर पर हमारे माशरे में अमीर घर हो, गरीब घर हो, इससे गर्ज नहीं है। ये बच्चा मुकम्मल लाइबिलिटी काउंट होता है। अच्छा, मैं बिल्कुल। मेरा बच्चा, मेरा चाहे 5 साल का बच्चा है, मैं इसे कांधे पे हाथ रखूंगा, कहूंगा ये फ्यूचर में डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर ना बने, इंजीनियर बने, कुछ तो बनेगा, कुछ अपनी लाइफ गुजारेगा, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ पे आता है। स्पेशल बच्चा इंडिपेंडेंट लाइफ में नहीं आता, तो लाइबिलिटी काउंट करते डिपेंडेंट लाइफ में हैं। होता हमने क्या किया है इसके लिए, बल्दिया टाउन गरीबों का इलाका है, वहाँ सबसे पहले हम इनको मुकम्मल तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट, अच्छा, इंक्लूडिंग मेडिसिन, MRI, CT सब कुछ दे रहे हैं। सही। कुछ फैमिली को माना राशन दे रहे हैं। इनके सिबलिंग यानी इस बच्चे के जो भाई बहन है, उनको हम स्कूल में दाखिल कर रहे हैं। बेहतरीन। इन खवातीन को जो घरों में बैठी है, उनको स्टिचिंग का काम देना शुरू किया है। अच्छा, हम चाहते हैं ये बच्चा उनको ऐसा नजर है कि इनके लिए कीमती हो गया है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना 800 बच्चे हो गए हैं और हर हफ्ते 5-7 बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा कमाल ये हो रहा है कि छोटे बच्चे आ रहे हैं, ओह, यानी कि जो जिन पर हम उनकी लाइफ को हम बेटर कर सकते हैं। सही, अगर सही। वो बगैर ट्रीटमेंट का रहेगा तो 80% बीमारी पे रहेगा, हम 40%, 30%, 10% पे ला सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। सही बात है, बिल्कुल। नाज़रीन, जिस तरह शेफ साहब ने अपने दारों के बारे में बताया, अपने स्टाफ के बारे में बताया, डॉक्टर्स के बारे में बताया कि आए अगर कोई डिसेबल बच्चा इनके पास जाता है तो वो एक ट्रीटमेंट में भी रहता है, उसको एक अच्छे शहरी बनाने के लिए तालीम और तरबियत भी दी जाती है और यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को, उसके बहन भाइयों को भी इस काबिल बनाया जाता है कि वो एक माशरे में अच्छी शहरी की हैसियत से अपने काम कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम मुझे एक बात ये बताएं कि हम चूँकि हमने इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ पे बात कर ली, फिज़िकल डिसेबिलिटी का मेंटल डिसेबिलिटी का फिजिकल पे क्या असर होता है? बहुत गहरा ताल्लुक है इसके अंदर। जैसे बात की हमने CP की, अब अगर CP बच्चा जो है वो सेंसरी मोटर डिसऑर्डर था, जैसे इन्होंने बात की ना कि हमने उस पर काम किया, अब डेफिनेट बात है कि वो रिजिडिटी के साथ था, ठीक है ना, एवरी मूवमेंट में रेजिस्टेंस था। उस बच्चे को अगर उस इंटरवेंशन से फ़ायदा हो गया और वो चलना शुरू हो गया तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, जो वो पहले सोच नहीं सकता तो मैं वहाँ जाके बैठ सकता हूँ या कोई अवेल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब वो इंक्लूजन या इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ सोचेगा ना कि हाँ अब मेरे लिए भी वहाँ जगह है, ठीक है ना, अब मैं भी वहाँ जाके क्यू में खड़ा हो सकता हूँ, मैं खुद जा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी आज़ा हैं अगर उनकी फंक्शनैलिटी को बाय रिहेबिलिटेशन, और ख़ास तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, वो तहसीन के मुस्तहिक हैं, अल्लाह ताला इनके काम में और बेहतरी लाए और आमीन इनको आगे चलाए। तो ये सारे बड़े समझ लें फरिश्ते हैं एक लिहाज से दुनिया के अंदर हमारे लिए, कि ये अल्लाह ताला ने इनको इनके जहनों में कॉन्सेप्ट डाला, तौफीक दी, इनको हिम्मत दी और ये काम करने की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेंटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करना है, देखिए डिप्रेशन क्या है, मैं अगर ये गिलास नहीं पकड़ सकता, मेरा हाथ कांपना शुरू हो जाए और मुझे ये सब जगह पे लोग मुझे मायूम नज़रों से देखें तो मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, ठीक है ना। डिप्रेशन तो बाद में होगा, फ्रस्ट्रेशन पहले हो जाएगी। फ्रस्ट्रेशन पहले होगी, डेफिनेट बात है, 2-4 दफा के बाद तो डिप्रेसिव स्टेट में आ जाऊंगा। इसी तरह क्या है, वो बच्चे जब देखते हैं मेरा भाई ये सब कुछ अचीव कर लेता है, मेरा भाई ये कर पाता है और ये कर लेते हैं, इवन कि मेरा जहन बहुत अच्छा है, मैं कर सकता हूँ, तो जहाँ पे हैंडीकैपनेस इन्वॉल्व होगी वहाँ पे वो मेंटली कहीं ना कहीं किसी डिसऑर्डर को एक्वायर करेगा। तो बेसिकली फिजिकल डिसेबिलिटी या फिजिकली चैलेंज जो चिल्ड्रन हैं उनको इस तरह के इश्यूज़ रहते हैं, उसमें काउंसलिंग की, जैसे इन्होंने कहा ना, बिहेवियर मॉडिफिकेशन साइकोलॉजिस्ट इनके पास मौजूद हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जहाँ बच्चा इस स्टेज को एक्वायर कर रहा होता है वहाँ वो अपनी काउंसलिंग के ज़रिए उसके वो फैक्टर्स जो हिडन होते हैं उसको अप्रेस करते हैं। अच्छा बेटा तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा भाई तो ये भी नहीं कर पाता, कोई ना कोई क्वालिटी तो जरूर होगी। यकीनन मैं बताऊं बल्कि आपको कि जहां जब ये वर्ड आया डिफरेंटली एबल पर्सन्स, तो इस बात पे बाकायदा स्टडी हुई कि एक चीजें गई हैं तो 10 उसको अल्लाह ने और दे दी हैं। सही तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ है। बातें बड़ी चलती रहेंगी, सिर्फ 1-1.5 मिनट हमारे पास है दोनों, आप मैसेजेस प्लीज दे दीजिए आज के टॉपिक के हवाले से। देखिए जी, मैसेज आज के टॉपिक के हवाले से ये है कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची में, पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जहां आपको इस तरह का शक लगता है अपने बच्चे के अंदर, आप फ़ौरन असेसमेंट पे जाइए। आपकी वो असेसमेंट आपके बच्चे को परमानेंट मोहताजी से बचाएगी, वो हमारे लिए भी बेहतर है और तमाम लोगों के लिए भी बेहतर है। शेख ग़ज़ानी साहब, आप क्या कहेंगे? कुदरत है ना, जालिम नहीं है। पहली अहम चीज़ ये है, हम सबसे पहले अपनी खुराक को सही करें। आजकल हमारे खुराक के अंदर मुर्गी और तेल बहुत हो गया है। बिल्कुल। तो
तो इसको कम करें और सब्जी की तरफ आए। आपके अंदर जो फोलिक एसिड की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, विटामिन की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये कुदरत दे रही है। ठीक है जनाब, बिल्कुल। नाज़रीन करम, आज का जो टॉपिक था डिसेबिलिटीज़ के हवाले से डॉक्टर आतिफ ने बड़ी अहम मालूमात हमें दी। और ये जो शुएब गाज़ियानी साहब जैसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने बंदों की खिदमत के लिए चुन लेता है, इनके साथ खड़े होइए। जिनके इदारे हैं इसमें किसी की भी ज़रूरत के मुताबिक उसको मशवरा दीजिए और आप कोशिश करें कि परवरदिगार के बनाए हुए इस कानून पर अमल करें। जो कवानीन कुदरत है, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें और बनाई हुई अल्लाह ताला की तमाम ग़िज़ाओं को अपनी सेहत के मुताबिक इस्तेमाल करें। प्रोग्राम सेहती ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी।